हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक न्यू चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। और आज का जो चैप्टर है ये छोटा ही चैप्टर है बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सो इसे हम वन शॉट में आज कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द चैप्टर नाउ। तो सबसे पहले तो हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स है, चाहे वो बैक्टीरियाज है, चाहे वो प्लांट्स है, ह्यूमंस है, एनिमल्स है, कुछ भी है, लेकिन अगर वो लिविंग में है तो वो क्या करेंगे? रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मतलब पेरेंट बॉडी से या पेरेंट से न्यू जनरेशन, न्यू सेल्स या बेबीज का बनना। ठीक है। सो ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बट देयर बॉडी डिजाइंस आर सिमिलर। फॉर मतलब कि ऑर्गेनिज्म जो है, फॉर एग्जांपल एनिमल्स है, ह्यूमंस, तो ह्यूमंस जो है, हमारा बॉडी का डिजाइन जो है वो सेम है। मतलब सबके पास आईज है, सबके पास ईयर्स है, सबके पास बाल है। एक जो डिजाइन है कि ये चीजें एक ह्यूमन में होनी चाहिए, वो सब तो हर ह्यूमन में होती हैं। सो हर एक कैटेगरी का जो भी ऑर्गेनिजम्स है उसका क्या होगा, डिजाइन जो है वो सेम होगा। फेस एग्जैक्टली सेम नहीं होगा बट डिजाइन जो बेसिक चीजें हैं, बाल हो गए, आईज हो गए या बॉडी पार्ट्स अलग अलग कुछ भी हो गया, वो सब क्या होंगे? सिमिलर। उसके बाद द ब्लूप्रिंट्स ऑफ दिस डिजाइन शुड बी सिमिलर। मतलब इनके जो ब्लूप्रिंट्स होंगे, मतलब जो डीएनए से आगे ब्लूप्रिंट्स बनाए जाते हैं, सेम ही चीज है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका डिजाइन या स्ट्रक्चर जो है क्या वो होता है? सेम। सो chromosomes in the nucleus of cell contain information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA। अब हमने प्रीवियस चैप्टर्स में और क्लासेस में किया कि हमें पता है कि जो पेरेंट बॉडी है उससे क्या होता है, डीएनए जो है चाइल्ड में जाएगा। जाएगा कैसे? क्रोमोसोम्स के थ्रू। और क्रोमोसोम में होता क्या है? जो भी जेनेटिक मटेरियल, फॉर एग्जांपल आईज का कलर सेम होना, बिहेवियर का सेम होना, बालों का कलर सेम होना, वेरियस चीजें। If the information is changed, different proteins will be made. Different proteins will eventually lead to the altered body design। कभी कभी क्या होता है, मेजरली वैसे यही होता है कि अगर तो क्रोमोसोम्स गया, जीन्स गए या डीएनए गया, तो स्ट्रक्चर जो है सिमिलर होगा बट सेम नहीं होगा। सेम हुआ सारा ही, उसकी तो वो बन जाएगा, क्लोन बन जाएगा। क्लोन नहीं बनता ना कभी भी, तो वो क्या बनेगा? सिमिलर होगा बट सेम नहीं होगा। उसके अलावा जो डीएनए है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगा, तो उसमें क्या होगा? वेरिएशंस आएंगी। वेरिएशंस क्यों आएंगी? क्योंकि जैसे मैंने बोला कि सिमिलर होगा, सेम नहीं होगा। तो वेरिएशन आने से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गेनिज्म से, कोई बैक्टीरिया है, वो एक ना बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर एरिया में रह रहे हैं। सो उसकी आगे वाली आने वाली जनरेशन जो है उसमें भी क्या होगा, जब वो डीएनए या क्रोमोसोम जब जाएगा तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या होगा? हल्का हल्का, धीरे धीरे, ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा क्या होगा, उसके जेनेटिक मटेरियल में वेरिएशन आएंगी। अब वो वेरिएशन आने से क्या फायदा होगा कि कल को मान लो किसी भी रीजन की वजह से अगर वो हाई टेम्परेचर जो इन्वायरमेंट है अगर वो कूल हो गया, तो उसमें अगर तो न्यू वाली जनरेशन में ही पुराने वालों जैसा सेम फीचर्स वगैरह रहेंगे, तो क्या वो इतने ठंडे इन्वायरमेंट में, इतने सडन चेंज में सरवाइव कर पाएंगे? नहीं। तो वेरिएशन से क्या होता है कि हमारी बॉडी को सर्वाइवल या सरवाइव करने का जो है एक कैपेबिलिटी बढ़ जाती है उसमें, ताकि कल को अगर टेम्परेचर या इन्वायरमेंट चेंज हो जाए तो उससे क्या होगा, जो वेरिएशंस की वजह से क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म वहां पर सरवाइव कर पाएगा। अगर वेरिएशंस ना हुई, सेम टू सेम एग्जैक्ट क्लोन बनता बनता आगे आगे वाली जनरेशन में जाता गया, लेकिन इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो रहा है, तो वो सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए क्या होती है, वेरिएशंस जो है वो जरूरी होती हैं। अब वेरिएशंस होंगी तो उससे क्या आएगा? एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होता है? ह्यूमंस में जो है, पहले हमें पता है कि वो कैसे वो स्टोन एज, और स्टोन एज से भी पहले की बात करें तो हमें ह्यूमंस को मोस्टली मंकीज या चिंपैंजी से कंपेयर किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? क्योंकि आए ह्यूमंस तो चलो उन्हीं से है, बट उससे हुआ क्या है, वेरिएशंस आती गई। वेरिएशंस आई और वेरिएशन आने से क्या हो गया, एक प्रॉपर ह्यूमन तैयार हो गया। और वो जो वेरिएशंस आ रही हैं, जो स्ट्रक्चरली भी आ रही हैं, जो हैबिट्स में भी आ रही हैं, उन सबको एक बड़े पैमाने में जो वो होता है उसे क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन। अब है
ये रहा इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन मैं बता चुकी हूँ कि पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स fill well defined places और niches in the ecosystem using, वही ये सेम चीज है कि अगर एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रह रही है और अगर उसकी आने वाली जनरेशन में अगर तो सब कुछ सेम टू सेम रहा तो आने वाली जनरेशन अगर कल को एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर कुछ वेरिएशन रही तो चांसेस है कि वो सर्वाइव कर पाएगी। ये है, यही वो एग्जाम्पल है टेम्परेचर वाला। और अगेन वही ड्रास्टिक चेंज होगा तो अगर तो वेरिएशन है तो सर्वाइवल हो जाएगा वरना नहीं होगा, ये वही सेम चीज है। अब आता है मेन टॉपिक दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, हमें सबको पता है कि जब गैमेट्स जो हैं वो आपस में फ्यूज करें, मेल एंड फीमेल गैमेट्स fuses to form a zygote। ठीक है, सो इसमें क्या होता है जब मेल और फीमेल के गैमेट्स जो है वो फ्यूज करेंगे तो वो जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से आगे एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से आगे फीटस बनेगा। तो ये होल प्रोसेस जब भी एक दो मेल और फीमेल्स की वजह से जब एक न्यू जनरेशन आई दैट इज रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जो है वो होती है दो टाइप की, दैट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल क्या होता है, जिसमें कोई मेल फीमेल नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, यीस्ट एक्सेट्रा। सेक्सुअल में क्या होगा, मेल फीमेल होगा। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर्स और ह्यूमंस, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले ये सब जितनी भी रिप्रोडक्शन हमने ये जो देखी, जो एग्जांपल्स आपने देखे, अब ये जो है एग्जांपल्स एक्चुअली में ये इनका प्रोसेस क्या है रिप्रोडक्शन करने का, अब हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे सब कुछ एसेक्सुअल के बारे में कि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो बेसिकली होती कैसे है। सबसे पहले तो इसमें एग्जांपल है फिजन। फिजन क्या होता है, मतलब ब्रेक डाउन होना, टूटना। फॉर एग्जाम्पल फिजन जो है अब ये टूट रहा है तो इसमें भी ना आगे दो टाइप्स के, एक है बाइनरी फिजन, एक है मल्टीपल फिजन। बाइनरी, बाय मींस टू। फॉर एग्जाम्पल एक अमीबा है, वो आगे दो में जाके डिवाइड होगा और फिर ये भी आगे आगे जाके दो दो में डिवाइड होते जाएंगे। तो अगर दो 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 में करके अगर वो डिवाइड हो रहे हैं दैट इज बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होगा, एक फॉर एग्जाम्पल ये प्लाज्मोडियम है, वो क्या होगा कहीं से भी रैंडमली कोई कहीं से भी वो फिजन कर देगा और मल्टीपल नंबर्स में करेगा, बहुत सारे नंबर्स में करेगा। ठीक है, बाइनरी में सिर्फ दो नंबर्स में कर रहा था पर ये मल्टीपल मोर नंबर ऑफ में करेगा। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन ऑल्सो मीन्स टूटना, बट कहीं से भी टूट जाना, रैंडमली टूट जाना। फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगेरा। स्पाइरोगेरा क्या होता है, ये हमारे पॉन्ड्स में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो है उसमें पाया जाता है। इसको अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये क्या है, कहीं से भी रैंडमली टूट जाता है, डेट इज फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, और जहां से वो टूटे वहां से क्या बनेगा, न्यू न्यू इनकी आगे की दोबारा वो क्या है ग्रो करके रिप्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या है, रीजनरेशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक सबसे फेमस एग्जाम्पल है छिपकली, लिजर्ड। लिजर्ड की अगर पूंछ काट दी गई तो लिजर्ड का क्या होगा, थोड़े टाइम बाद वो उसकी पूंछ जो फिर निकल आएगी, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। ठीक है, अब बडिंग है, बडिंग किसमें होती है, हाइड्रा या फिर यीस्ट के, मतलब उसका छोटा सा बड बनेगा, बड जैसे थोड़ा मेच्योर हुआ वो अलग हो जाएगा और वो अगर फिर से अपने सुटेबल इन्वायरमेंट में गया तो वो दोबारा मेच्योर्ड हो जाएगा, मतलब ग्रो हो जाएगा इन द प्रॉपर जो भी पेरेंट वाली फॉर्म होती है। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स बनेंगे बहुत सारे, ये हम सब कुछ वैसे डिटेल में करने वाले हैं, अभी तो मैंने आपको थोड़ा बहुत बस आपको इंट्रो दे रही हूँ। तो स्पोर, अब नेक्स्ट क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है कि हमारी जो ब्रेड होती है उसके ऊपर वो ग्रीन ग्रीन कई बार लग जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेड मोल्ड। तो ब्रेड मोल्ड को अगर आप जूम करके देखो दैट इज राइजोपस। राइजोपस में क्या होता है, उसमें ना ऐसे कुछ बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर बहुत सारे ना छोटे 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 स्पोर्स होंगे। तो वो क्या होता है, सडनली जब ये जो बलून है जब ये मैच्योर होता है तो वो यहाँ से बर्स्ट हो जाता है और उससे क्या होता है सारे स्पोर्स बाहर आ जाते हैं, फिर वो अपनी अपनी जगह पे जहां वो जाएंगे वहां वो न्यू रिप्रोड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या था, अब ये जो जितनी भी चीजें हुई ना ये अपने आप हो रही थी, नेचुरली थी। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, मैन मेड होती है। फॉर एग्जाम्पल एक पेड़ को कट कर दिया,
उसे सॉइल में लगा दिया, वहां से न्यू प्लांट निकल आएगा। फिर या फिर एक पेड़ को कट किया, उसे दूसरे पेड़ के साथ अटैच कर दिया, वहां से कोई न्यू कलर या न्यू वेराइटी का फ्रूट या प्लांट्स निकल आएंगे। तो इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये भी हम डिटेल में करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं दोबारा से फिजन। फिजन मैंने बोला था आपको कि ये दो टाइप के होते हैं, दैट इज बाइनरी एंड मल्टीपल। ये रहा बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल। बाइनरी में भी वैसे तो थोड़ी सी दो कैटेगरीज और हैं, बट मेन बाइनरी अगर देखें तो ये है अमीबा। अमीबा क्या है, जैसे ही मेच्योर हुआ अमीबा सीधा जो है सीधा नहीं टूटेगा। वो कैसे टूटेगा, अमीबा का ये जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ पर इलोंगेट होना स्टार्ट करेगा। फिर यहाँ थोड़ा जब और टाइम होगा तो वो थोड़ा और ज्यादा इलोंगेट हो जाएगा, वो थोड़ा और ज्यादा दो अलग अलग हल्की सी डिविजन्स बना लेगा, और वो बीच में ही इसी बीच में वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट होके वो क्या बना देगा, दो और न्यू अमीबा, दैट इज द न्यू जनरेशन। आगे फिर यही होगा, यही आगे टू में जाके डिवाइड होते जाएंगे। अब अमीबा जो था वो रेंडमली कहीं से भी डिवाइड हो रहा था, ठीक है, लेकिन ये जो है लेशमीनिया है, ये एक ऐसा टाइप है जो स्पेसिफिक एक पॉइंट से ही डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, नीचे से कुछ वी शेप बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, इन्वर्टेड वी शेप। अब ये इन्वर्टेड वी शेप बना के ये जो बीच में इसके न्यूक्लियस है साइड पे आ जाएंगे और बीच में से बिल्कुल ये स्प्लिट हो जाएगा। अब ये बिल्कुल बीच में से वी शेप बना के साइड में न्यूक्लियस करके ऐसे स्प्लिट हो रहा है, तो मतलब सारे लेशमीनिया ऐसे ही करेंगे। अमीबा कहीं से भी टूट रहा था, ये कहीं से भी नहीं टूटेगा, ये पर्टिकुलर उसी जगह से टूटेगा जहां से पहले वाला टूटा। अब नेक्स्ट है मल्टीपल फिजन। यहाँ तो ये दो में टूट रहे थे, ये भी दो में टूटा, लास्ट में ये भी दो में टूटा। मल्टीपल फिजन में क्या होगा, मैंने बताया था कि ये कहीं से भी रेंडमली टूटेंगे और बहुत सारे नंबर में टूटेंगे। ये है प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल, ठीक है, कहीं से भी टूटेगा और बहुत सारे नंबर्स में, मोर देन 2। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मैंने बताया था छोटे छोटे टुकड़े। ये एग्जाम्पल है आपका स्पाइरोगेरा, ठीक है, ये पॉन्ड्स में पाया जाता है। स्पाइरोगेरा कुछ स्पाइरो से याद रखना, स्पाइरल, ठीक है, स्पाइरो घेरा, स्पाइरोगेरा। ये क्या है, लॉन्गिट्यूडल होंगे, बीच में कुछ छोटी छोटी डिवीजन होंगी, बीच में ये स्पाइरल्स होंगे। ये स्पाइरल्स क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसके, ठीक है। ये क्या होंगे, यहां से सेप्टा बोलते हैं इसे, सेप्टा से क्या होते जाएंगे डिवाइड। हालांकि सेप्टा के अलावा भी हो सकते हैं, बट जहां से भी होंगे वो ऐसे हॉरिजॉन्टली ही होंगे, ठीक है। और ये जो न्यू निकलेंगे ये क्या बना देंगे, यहीं से नीचे ये क्या है, दोबारा ये रिप्रोड्यूस होने लग जाएंगे। नेक्स्ट है रीजनरेशन। रीजनरेशन में मैंने आपको बताया था छिपकली वाला एग्जांपल, लिजर्ड वाला एग्जांपल, लेकिन आप हमारी बुक्स में जो फेमस एग्जांपल होता है दैट इज प्लेनेरिया। ये होता है प्लेनेरिया। फॉर एग्जांपल आपको प्लेनेरिया के आपने ऐसे 3 टुकड़े कर दिए, ठीक है, इस तरह के। तो ये 3 टुकड़े करने के बाद क्या होगा, ये हेड था तो इसी के नीचे से इसकी बाकी वाली बॉडी निकल आएगी, ठीक है। ये टेल थी, टेल के ऊपर से इसका वो ऊपर अपर पोर्शन सारा निकल आएगा। ये मिड पोर्शन था, मिड पोर्शन के ऊपर से और नीचे से जो है न्यू न्यू निकल आएंगे। मतलब चाहे इनका कोई भी बॉडी पार्ट कट कर दो, लेकिन ये अपनी जो बची हुई बॉडी पार्ट जो नहीं रही उनमें उसको दोबारा वो निकाल दे, दैट इज रीजनरेशन, ठीक है। यहाँ से हमने इसको चाहे तोड़ा, बट ये दोबारा क्या बन गए, जैसे वो शुरू में थे वैसे ही बन गए, ठीक है। रीजनरेशन में 1 से 3 बनते जाएंगे। 3 ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है, लेकिन कहीं से भी ये टूटे, चाहे वो कहीं से भी टूटे, तो वो क्या करेंगे, दोबारा रिप्रोड्यूस रीजनरेट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है बडिंग। ये क्या है, एग्जाम्पल हाइड्रा का। अब ये हाइड्रा है, यहाँ छोटी सी बड निकली शुरू हुई, यहाँ से अभी भी ये छोटी है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आके मेच्योर हुई, बिल्कुल इसकी तरह लगभग होने लगे, यहाँ से वो अपने आप कट हो जाएगी और उसके बाद जहां भी ये जाएगी वहां से वो क्या करेगी, अगेन मेच्योर होने के बाद फिर ये बर्ड आगे बनाएगी फिर वो, तो ये साइकिल एक लूप जो है वो चलता जाएगा। नेक्स्ट आ गया स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन बताया था मैंने आपको, ब्रेड में होता है, ब्रेड मोल्ड, उसको क्या बोलते हैं, राइजोपस। ये कुछ इस तरह का होगा। ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। ये सब बलून लाइक स्ट्रक्चर में को स्पोरेंजिया बोलेंगे, और इसके अंदर क्या होगा, स्पोर्स।
तो जैसे ही स्पोरेंजिया मैच्योर होंगे वो यहाँ से बर्स्ट होंगे और क्या निकाल देंगे, स्पोर्स। ठीक है, ये आगे विंड वगैरह की हेल्प से न्यू जगह पे जाके वहां पे दोबारा क्या करेगा, अपना रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या है, कटिंग मैंने बताया था। कटिंग में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट है, इसको आपने यहां से कट कर दिया। ठीक है, कट करने के बाद ये जो अपर पोर्शन है आपने न्यू सैंड में ले जाके फिर से गाड़ दिया, फिर उसने फिर से क्या किया, रूट वगैरह बना के फिर से वो ग्रो होके न्यू प्लांट बन गया। अब ये किसमें, इसका एग्जांपल क्या क्या है, रोज, हिबिस्कस या मनी प्लांट। मनी प्लांट का तो पता ही होगा, उसको कहीं से भी आप काट के अपनी सॉइल में डाल दो तो वो फिर से वहां से ग्रो होने लग जाएगा, दैट इज कटिंग। नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये था, यहां पर मान लो ये था आपका रेड रोज का प्लांट, ये आ गया व्हाइट रोज का प्लांट। तो क्या होगा, ये जो रेड रोज का प्लांट है इसको यहां से कट करेंगे और इसको दोनों को ऊपर ऊपर से कट किया और ये रेड वाले को ये व्हाइट वाले के साथ लगा दिया। ये रेड वाला था, इसको व्हाइट वाले के स्टेम के ऊपर लगाया। ठीक है, इस दोनों के ऊपर अपर पोर्शन को निकाल के साइड पे कर दिया, फिर ये जो रेड वाला था उसको व्हाइट वाले की स्टेम के ऊपर क्या लगा दिया, टेप से उसको लगा दिया। तो अब रेड और व्हाइट मिलके क्या बना देंगे, पिंक रोज। ठीक है, उसके अलावा हमने ऑरेंज का भी एग्जांपल पता है हमें, किन्नू वगैरह। ठीक है, तो इसके ग्राफ्टिंग में एग्जांपल क्या आएगा, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज। ठीक है, इनमें क्या होगा, दो अलग अलग स्टेम्स को जोड़ दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ टेप और वेरियस अदर थिंग्स। नेक्स्ट है लेयरिंग। लेयरिंग थोड़ा सा ट्रिकी है, उसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट है, उसने लंबी लंबी अपनी ब्रांचेस निकाल रखी है, उनमें से एक ब्रांच को क्या करेंगे, इस तरह, ये फॉर एग्जाम्पल सॉइल है, उनमें से एक ये जो ब्रांच थी उसको सॉइल के अंदर बरी कर दिया। ठीक है, सॉइल के अंदर डाल दिया। अब सॉइल के अंदर डाला तो ये क्या करेगा, यहाँ से न्यू रूट्स बनाएगा और यहाँ से न्यू प्लांट निकल आएगा। ठीक है, तो अगर किसी प्लांट ब्रांच को मिट्टी के अंदर डाल के वो न्यू रूट्स या प्लांट उसके बाद ग्रो करे, दैट इज लेयरिंग। अब नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग में सेम वो जो हमने हाइड्रा वाला एग्जांपल किया ना, वो चीज आ सकती है। उसके अलावा लेकिन हाइड्रा क्या था, एक तरह का ऑर्गेनिज्म था, लिविंग। बट अगर हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ प्लांट्स एंड ट्रीज की, तो बडिंग में चीज वही रहेगी, बट क्या आ जाएगा, लीफ। लीफ किसका आएगा, ब्रायोफाइलम का। ये जो लीफ है, एक ब्रायोफाइलम एक तरह की लीफ है, उसके ऊपर क्या होगा, छोटा सा बड निकलेगा। वो बड जो है मेच्योर होने के बाद गिर के जब सॉइल में जाएगा, वहां से वो न्यू प्लांट निकाल देगा। ठीक है, लास्ट है टिश्यू कल्चर। ये इंपॉर्टेंट है। टिश्यू कल्चर क्या होता है, जब भी एक एनवायरनमेंट में हमने क्या किया, पर्टिकुलर प्लांट को एक को उसके एक्चुअल इन्वायरमेंट में से निकाल के हमने टेस्ट ट्यूब में डाला, वेरियस मिनरल्स डाले, प्लांट नहीं डाला बट उसके सेल्स डाले, वेरियस उसके मिनरल्स से इंपॉर्टेंस के लिए जो जो चीजें चाहिए वो डाले। उसके बाद वो क्या होगा, डिवाइड। प्लांट के जो है सेल्स जो है टेस्ट ट्यूब में डाले, उसको मिनरल्स वगैरह जो जो रिक्वायरमेंट थी वो दिए, उसके बाद वो क्या होगा, डिवाइड। डिवाइड होने के बाद वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स बना देगा जिससे क्या बोलेंगे, कैलस। फिर ये जो कैलस है थोड़ा सा जब और मैच्योर होगा, इसे डाल देंगे इसके ओरिजिनल एनवायरनमेंट में जाके, वहां वो ग्रो होने लग जाएगा। और इसका एग्जांपल क्या है, ऑर्नामेंटल प्लांट जो हमने घर पे सजाने के लिए प्लांट्स रखे होते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होगी, प्लांट्स में, प्लांट्स में और ह्यूमंस में, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एनिमल्स वगैरह में भी होती है बट हमारे सिलेबस में है फ्लावरिंग प्लांट्स और ह्यूमंस के बारे में। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने बताया कि ये क्या होती है, जो वन सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू न्यू सेल, जब एक सेल जो है वो न्यू सेल्स जो बनाएगा, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें मैंने पहले जैसे बताया कि जो डीएनए की कॉपी है, जो डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाएगा वो तो जाएगा, लेकिन वो जो कॉपी हो रहा है वो 100% एक्यूरेट नहीं होगा। सब कुछ एग्जैक्ट वैसा का वैसा क्लोन बन के वहां नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे। अभी जो थोड़े बहुत चेंजेस आए उसको क्या बोलते हैं हम, वेरिएशंस। ठीक है, और ये जो वेरिएशंस है वो जनरली अचानक से ड्रास्टिक चेंज नहीं आएंगे, थोड़े बहुत आएंगे। लेकिन अगर ड्रास्टिक चेंज गलती से आ गया तो क्या होगा, जो न्यू वन है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। इसलिए वेरिएशन जरूरी भी है बट एक लिमिट में।
अगर ड्रास्टिक चेंज आ गया तो वो हार्म कर सकती है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंबाइंस डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता क्या होता है, जब दो अलग अलग पेरेंट्स के डीएनए मिलते हैं, जो वो फ्यूज करेंगे तो वो दो क्या बनाएंगे, एक न्यू वन, और उन दोनों के डीएनए में जो है वो किस में जाएंगे, न्यू वन में। ठीक है, वो अलग बात है कि कुछ डीएनए के कैरेक्टर डोमिनेंट होंगे, कुछ रिसेसिव होंगे, वो हम हायर क्लासेस में करेंगे। अब ये रहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले हम फ्लावरिंग प्लांट्स या फिर फ्लावर्स के बारे में, जो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसमें फ्लावर प्लांट्स को दो कैटेगरीज में किया गया है। फर्स्ट है एसेसरी प्लांट्स पार्ट्स, नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। एसेसरी पार्ट्स में क्या आता है, सेपल्स एंड पेटल्स। ठीक है, सेपल्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये जो है, ये हमारा कोई भी फ्लावर है और उसके नीचे आपने देखा होगा यहाँ पर ग्रीन ग्रीन पार्ट होगा, है ना। ये ग्रीन पार्ट को क्या बोलते हैं हम, सेपल्स। और ये जो पेटल्स को तो हमें पता है, ये पंखुड़ियां, उनको क्या बोलते हैं, पेटल्स। ये क्या होते हैं, एसेसरी पार्ट्स। एसेसरी प्लांट्स, ताकि इंसेक्ट्स वगैरह को क्या कर सके, पेटल्स, स्पेशली पेटल्स में फ्रेग्रेंस भी होती है, कलर्स भी होते हैं, ताकि वो इंसेक्ट्स वगैरह को अट्रैक्ट कर पाए, ताकि वो उसमें से क्या है अपना जो भी वेरियस चीजें जो इंसेक्ट्स को चाहिए होती हैं, उसमें जो रस चाहिए होता है, वो सब वहां से लेके जा सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या होती है, पेटल्स। और इस प्लांट को संभालने के लिए नीचे क्या होता है, सेपल्स। ये जो ग्रीन वाला पार्ट नीचे होता है, दैट इज सेपल। अब इसके अंदर जो, ये तो हो गई एसेसरी पार्ट्स। अब होती है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या होती है, दो चीजें, दैट इज स्टेमन एंड पिस्टल। स्टेमन क्या होती है, मेल पार्ट को बोलते हैं स्टेमन, और पिस्टल, फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं, पिस्टल्स। ठीक है, ये थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाए, तो अच्छे से याद रखना कि जो मेल है वो क्या होगा, स्टेमन, फीमेल क्या होगी, पिस्टल। ठीक है, स्टेमन और पिस्टल आगे, स्टेमन जो है वो बेसिकली कुछ इस तरह का होगा, इस तरह का प्लांट के। अब मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बना के भी दिखाऊंगी, इस तरह का। इसको क्या बोलते हैं, स्टेमन। स्टेमन के ये जो अपर पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे, एंथर। और ये जो नीचे ये जो लंबा सा पार्ट है, दैट इज कॉल्ड फिलामेंट। ठीक है, अब ये जो एंथर है, एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। जो एंथर है इसके अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। अब नेक्स्ट है पिस्टल। पिस्टल किस तरह का होता है, ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन प्लांट्स। ये जो ऊपर वाली चीज है, इसको क्या बोलेंगे हम, स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है, एक स्टिकी पार्ट होता है। स्टिकी पार्ट जो क्या करेगा, ये जो एंथर जो है पोलन ग्रेन देगा, उससे जो पोलन ग्रेन आएंगे, वो आएंगे किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा के ऊपर ही क्यों आएंगे, क्योंकि वो एक स्टिकी पार्ट होता है। अब स्टिग्मा को, अब ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये होती है ओवरी, जहां पे एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होती है पोलन ग्रेन्स की। सो यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन होगी, इसको क्या बोलेंगे, ओवरी। अब स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने के लिए एक पाइप होती है, दैट इज स्टाइल। एक ट्यूब होगी, दैट इज स्टाइल। अब करेंगे हम फ्लावर का डायग्राम। ये बन गए फ्लावर के पेटल्स, ये बन गए सेपल्स, यहां से गई फिलामेंट एंड एंथर। ये बेसिकली डायग्राम इस टाइम बन रहा है हिबिस्कस प्लांट का, हिबिस्कस फ्लावर का। अब बीच में सेंटर में क्या बनेगा हमारा, पिस्टल, इस तरीके से। ठीक है, इसमें ये ओवरी के अंदर क्या होंगे, ओव्यूल्स या एग्स। तो ये रहा डायग्राम। ये क्या है, एंथर, ये क्या है, फिलामेंट। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, स्टेमन। स्टेमन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये रहा स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल या एग। और ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, पिस्टल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट।
और ये जो पेटल्स का तो हमें पता ही है, कलरफुल होते हैं प्लांट इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। नीचे क्या है, सेपल्स। क्या इतना समझ आया? ये था हमारा फ्लावर का डायग्राम। इसमें वेरियस पार्ट्स भी मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा देखिए इसमें फर्टिलाइजेशन होती कैसे है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होगी, मैंने आपको बताया कि स्टिग्मा स्टिकी पार्ट होता है, इसके ऊपर क्या आते हैं, पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, पॉलन ग्रेन आए इस ट्यूब से होते हैं, वो नीचे जाएंगे ओवरी में, जहां ओव्यूल्स होंगे, और वहां क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन। और वो जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या फर्टिलाइज होने के क्या बनाता है, हमें पता ही है प्रीवियस क्लासेस में। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनाएगा, जाइकोट। जाइकोट जब आगे जाके और डिवाइड होगा, सेल डिवीजन होगी, तो वो क्या बना देगा, एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो कहां बनाता था, ओव्यूल में। ठीक है, अब ये जो ओव्यूल है वो करेगा क्या, वो जो एम्ब्रियो बना करेगा क्या, ओव्यूल क्या करेगा, उस एम्ब्रियो के ऊपर एक टफ या हार्ड कोटिंग बना देगा, और वो हार्ड कोटिंग के बाद वो जो एम्ब्रियो है वो क्या बन जाएगा, सीड। ठीक है, अब सीड हमें पता है, सीड से क्या आएगा, एक न्यू प्लांट आता है। तो जब एक सीड से न्यू प्लांट आए उसे क्या बोलते हैं हम, जर्मिनेशन। मेरा ठीक है। अब सीड का ना थोड़ा सा इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया बताया है कि फॉर एग्जांपल ये इन्होंने लिया है चने का एग्जांपल। ठीक है, चने के दो कॉटिलीडन्स होते हैं, कॉटिलीडन मतलब ऐसे दो तरह में ऐसे खुल जाते हैं, ये दो इसमें खुल गए, ये जो थे ऐसे बीच में से आपने दो तरीके से खोले। ये जो बीच का पार्ट है ये वाला, ये वाला, इसके ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम, प्ल्यूमल। प्ल्यूमल क्या करता है, जहां से प्लांट ग्रो करेगा वो उस पार्ट को क्या बोलते हैं, प्ल्यूमल। और जिस प्लांट से रूट ग्रो करेगा उसे क्या बोलेंगे, रेडिकल। ये आप ऐसे याद रख सकते हो, आर फॉर रूट एंड आर फॉर रेडिकल। ठीक है, तो रेडिकल से क्या निकलता है, रूट, और प्ल्यूमल से क्या निकलता है, शूट। ठीक है, और ये जो दो इसके पंख से निकले हैं दैट इज कॉटिलीडन, जहां पे खाना स्टोर होता है। अब नेक्स्ट है, एम्ब्रियो तो बन गया, एम्ब्रियो क्या बना आगे जाके, सीड। लेकिन ये जो ओवरी थी, ये ओवरी, इसका भी तो कुछ होगा, बाद में अकेली रह जाएगी, तो ये बाद में क्या बनेगी जाके, एक फ्रूट। ठीक है, अब जैसे ही ये सब चीजें हो गई, जैसे ही फर्टिलाइजेशन खत्म हुई, उसके क्या है, प्लांट के सेपल्स वगैरह, पेटल्स वगैरह, वो सब कुछ क्या होगा, झड़ने लग जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो ह्यूमन बीइंग, अब रिप्रोडक्शन होती है हमें ये तो पता है, लेकिन रिप्रोडक्शन होने के लिए हमारी बॉडी तैयार है उसकी, उसे हमें पता कैसे चलता है, वो हमें पता चलता है एडोलेसेंस की एज में आके। एडोलेसेंस मीन्स जो टीनेज वाली एज है, जो बेसिकली कब से स्टार्ट हो जाती है, 10 से 12 या 13, थोड़ा एक आध साल आगे पीछे हो जाता है कईयों में पहले हो जाता है, कईयों में बाद में, बट बेसिकली एवरेज लेके चले तो 10 से 12 साल। इसमें बेसिक चेंज क्या आते हैं जो हर किसी में देखे जाते हैं, हर एडोलेसेंस एज वाले बच्चे के अंदर देखे जाएंगे, दैट इज हेयर वगैरह ग्रो हो जाएंगे, प्राइवेट पार्ट्स में हेयर ग्रो होंगे, आर्मपिट्स में हेयर ग्रो होंगे। उसके बाद बॉडी में हेयर ग्रोथ थोड़ी ज्यादा होने लग जाएगी। स्किन जो है हल्की सी ऑयली, आपने देखा होगा बहुत सारे जो टीनेजर्स हैं उनके बहुत सारे पिंपल्स होने लग जाते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि स्किन ऑयली होने लगती है, तो उससे पिंपल्स वगैरह बहुत ज्यादा आते हैं यूजुअली टीनेजर्स को। हमारा जो प्राइवेट एरिया, जेनिटल एरिया, वो सब क्या हल्के से डार्कर होने लग जाते हैं। उसके अलावा हमें अपनी बॉडी और दूसरों की बॉडी को कंपेयर करने का बहुत ज्यादा वो हो जाता है कि हमारी बॉडी अच्छी नहीं है, उस वाले की बॉडी अच्छी है, तो ये कंपैरिजन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है टीनेज या एडोलेसेंस में आके। आप कुछ ऐसे चेंजेस देखते हैं जो ये जो जितने भी एग्जांपल्स थे ये सब क्या थे, कॉमन इन बॉयज एंड गर्ल्स। अब इनमें कुछ डिफरेंस भी होते हैं जो सिर्फ गर्ल्स में होंगे या सिर्फ बॉयज में होंगे। कैसे, गर्ल्स में क्या होगा, जो चेस्ट एरिया वो ग्रो होने लग जाएगा, स्किन अराउंड निपल्स जो है वो डार्कर होने लग जाएगी, मेंस्ट्रुएशन या पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे। बॉयज में क्या होगा, बियर्ड या मॉस्टेड ग्रो होने लग जाएगी, जो आवाज है वो डीपर होने लग जाएगी, जो वोकल कॉर्ड है यहाँ पर आपने देखा उसे एडम सेपल बोलते हैं, वो हल्का सा बाहर आने लग जाता है, दैट इज एडम सेपल। पेनिस वगैरह या जेनिटल पार्ट जो है वो क्या हो जाएंगे, एनलार्ज होने लग जाएंगे। और बॉयज में यूजुअली ये होता है कि वो बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग वगैरह करने लग जाते हैं। नेक्स्ट है वाई सेक्सुअल मेचुरेशन अकर्स। अब ये जो है जितने भी हमने ये चीजें देखी, ये जितनी भी तो होती क्यों है, तो इसमें होती क्यों होती है, क्योंकि हमारी बॉडी को फिजिकली, मेंटली और
सेक्सुअली क्या है, हर तरीके से मेच्योर तो होना ही एक ना एक टाइम पे, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है कि सारी की एनर्जी लग जाती है उनको ग्रो करवाने में, फिजिकली ग्रो करवाने में, उनकी हाइट ग्रोथ के लिए, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग के लिए, एक्सेट्रा चीजों में क्या होती है, सारी एनर्जी तो उस टाइम लग जाती है। अब जैसे ही हमारी बॉडी को इनफ हाइट, इनफ ग्रोथ या इनफ इम्यून या इनफ चीजें जो एक बच्चे को चाहिए होती है, जब वो मिल जाती हैं, और वो जब तक वो मिलने वाला जो टाइम है वो जैसे ही वो खत्म होने लग जाता है, तब तक हमारा टाइम क्या हो जाता है, टीनेज का शुरू होने लग जाता है। तो सारी एनर्जी पहले कहाँ लगी थी, अर्ली एज में उनकी फिजिकल ग्रोथ के लिए, उसके बाद जैसे ही वो टाइम खत्म हुआ, फिर वो सारी एनर्जी कहाँ लगने लग जाएगी, हमारी सेक्सुअल मेच्योरेशन में। और ये जो प्रोसेस है सेक्सुअल मेच्योरेशन या ये जो एडोलेसेंस वाला जो भी प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं हम, प्यूबर्टी। ठीक है, अब ये जो प्यूबर्टी है वो मैंने जैसे कि बताया हर किसी को एक आध साल ऊपर नीचे हो सकता है, कईयों में थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस भी आ जाता है, बट सबको आएगा, और उसमें क्या होगा, कुछ एक आध साल का चेंज आ जाएगा, कईयों को पहले कईयों को बाद में, तो टाइम वेरी करता है। अब सब में डेवलपमेंट भी बराबर नहीं, जैसे कि मैंने बोला कि बीएडएफ स्टेज आ रही है बॉयज को, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर लड़के को टीनेज में आएगी, ऐसा नहीं है, कईयों को बहुत ज्यादा आएगी, कईयों को बहुत कम आएगी, कईयों को आएगी नहीं, ऐसा भी हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि जितनी भी चीजें बताएगी सब में सेम टाइम पे आएगी, ये भी आगे पीछे वेरी करेंगे। अब ये जो प्यूबर्टी है ये बेसिकली करती क्या है, हमारी बॉडी को फिजिकली और रिप्रोडक्टिवली क्या करेगी, ग्रो करेगी, ताकि क्योंकि अब एक किसी को भी अडल्ट बताने के लिए क्या होगा, उसकी बेसिकली फिजिकल जो है फिजिकल अपीयरेंस भी देखी जाएगी, और वो सेक्सुअली या मेच्योर है कि नहीं वो सब भी देखा जाएगा, तभी वो एक अडल्ट की कैटेगरी में आता है। एज की तरफ से तो आते हैं, बट ये चीजें भी उसमें वेरी करेंगी। अब नेक्स्ट है, क्योंकि हमने ह्यूमंस के बारे में पढ़ा, तो इसमें अब आगे क्या पढ़ेंगे हम, मेल्स और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में पहले, उसके बाद वो रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे फिर हम वो पढ़ेंगे। सो अब नेक्स्ट है, सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, ये रहा उसका डायग्राम। अब इन सब की चीजों को हम क्या है डिटेल में पढ़ेंगे। इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, एसेसरी चीजें भी आएंगी और रिप्रोडक्टिव चीजें भी आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम करता क्या है, जर्म सेल को ही बनाएगा और जर्म सेल को रिप्रोड्यूस करेगा। जर्म सेल क्या होते हैं, स्पर्म्स इन मेल्स ओनली। तो स्पर्म्स को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएगा भी और रिप्रोड्यूस भी करेगा और आगे ट्रांसफर भी करेगा। तो इसमें फर्स्ट आएगा टेस्टिस, ये रहा। टेस्टिस क्या होता है, ये जर्म सेल्स को बनाएगा। ठीक है, जर्म सेल्स को बनाएगा। अभी इसका मेन काम तो है कि चलो ये जर्म सेल्स को बनाएगा, उसके अलावा ये होता कहाँ है वैसे, आउटसाइड द बॉडी या आउटसाइड द एब्डोमिन पार्ट। और ये होता किसके अंदर है, स्कॉटम के अंदर, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर स्कॉटम के अंदर क्या होगा, टेस्टिस। ठीक है, अब ये बॉडी के बाहर क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी या बॉयज की बॉडी के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, लेकिन स्पर्म्स को बनने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए जो बॉडी से कम होता है, मतलब थोड़ा सा कूल इन्वायरमेंट चाहिए, इसीलिए ये क्या होगा, बॉडी के बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो उसके अलावा टेस्टिस करता क्या है, एक हार्मोन रिलीज करेगा, दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। ये क्या है, वेरियस जो बॉयज में या मेल्स में जो चेंजेस आएंगे वो किसकी वजह से आएंगे, टेस्टोस्टेरॉन की वजह से। ये रहा इसका डायग्राम आपको लर्न करना जरूरी है। नेक्स्ट है, अब हमें ये तो पता चला कि वो स्पर्म्स बनाएगा टेस्टिस, लेकिन ये जो स्पर्म्स होता किस टाइप का है, उसके ऊपर एक हेड होगी, पीछे से लॉन्ग टेल होगी, ये क्या होगा, एक स्पर्म होगा। अब ये जो है स्पर्म बनेगा जब टेस्टिस से, तो ये जाएगा कहाँ पे, ये जाएगा वास डिफरेंशिया में, ये रहा वास डिफरेंशिया में जाएगा। वास डिफरेंशिया क्या है, आगे ये किससे कनेक्टेड होगी, यूराइनरी ब्लैडर से। वास डिफरेंशिया किससे कनेक्ट होगा, यूराइनरी ब्लैडर से। तो स्पर्म जो है सबसे पहले टेस्टिस में बना, वहां से वो आया वास डिफरेंशिया में, वास डिफरेंशिया से गया यूराइनरी ब्लैडर में, यूराइनरी ब्लैडर से गया यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा क्या है, स्पर्म रिलीज करने का और यूरिन पास आउट करने का एक कॉमन पैसेज, दोनों के लिए एक ही कॉमन पैसेज होगा। फीमेल्स में अलग अलग होते हैं, मेल्स में सेम होगा। उसके अलावा ये इतनी जल्दी जो है स्पर्म की यहाँ से ट्रांसफर हो कैसे रही है, ये किसकी वजह से हो रही है, क्योंकि जो वास डिफरेंशिया है वो किसके साथ कनेक्टेड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड या सेमिनल वेसिकल से। ये रहा प्रोस्टेट ग्लैंड, ये रहा सेमिनल वेसिकल। ठीक है, इनकी हेल्प से क्या होगा, स्पर्म्स के अंदर क्या आएगा, लिक्विडिटी या फ्लूइडिटी आ जाएगी, उस वजह से क्या होगा, ये आराम से जो है ट्रांसफर होना शुरू कर देगा। उसके अलावा ये उसे न्यूट्रिशन भी देगा। अब
अब करेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी यूजुअली ज्यादा पूछा जाता है। सो इसमें अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो था वो जर्म सेल बना रहा था मेल्स में, दैट इज स्पर्म। तो फीमेल में क्या बनेगा, ये भी जर्म सेल बनाएंगे, लेकिन फीमेल में क्या होते हैं जर्म सेल, एग्स या फिर ओव्यूल्स। ठीक है, अब ये ओव्यूल से एग्स बनते कहाँ है, ओवरी में। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर एग्स बने वो ओविडक्ट या फिर फिलोपियन ट्यूब से कहा चले जाएंगे, यूट्रस में। यूट्रस में अब यूट्रस में अगर क्या होगी फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ होगी ओविडक्ट में। उसके बाद जब वो यहाँ आएगा तो यहाँ क्या आएगा, बेबी ग्रो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब एक वैसे जो एक बेबी गर्ल है, वैसे वो इनफ नंबर ऑफ क्या है, ओव्यूल्स या एग्स को लेके ही पैदा होती है। फिर क्या होता है कि हर मंथ उसके यूट्रस में एक एक एग रिलीज होगा और रिप्रोडक्शन के लिए वहां पे क्या है, वो एक वेट करेगा। अगर तो रिप्रोडक्शन हो गया तब तो एक बेबी ग्रो होगा, अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो अब क्या हो जाएगा, स्टार्ट मेंस्ट्रुएशन। तो सबसे पहले तुम देखिए कि फर्टिलाइजेशन कैसे हो रही थी। स्पर्म जो है वो यहाँ से वेजाइना से एंटर करेगा, उसके बाद वो सीधा कहाँ चला जाएगा, ओविडक्ट या फिलोपियन ट्यूब में। यहाँ पर क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन। यहाँ से एग आएगा और यहाँ से स्पर्म आएगा और यहाँ कहीं पे या यहाँ कहीं पे क्या होगी, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या आएगा, यहाँ पर यूट्रस में आ जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, उसके बाद एम्ब्रियो आ जाएगा यहाँ कहीं यूट्रस में। और वो जो एम्ब्रियो है वो क्या होगा, बिल्कुल ही यूट्राइन वॉल से कनेक्ट होगा। यूट्राइन मतलब यूट्रस की वॉल के साथ क्या होगा, कनेक्टेड होगा। और एम्ब्रियो आगे आगे जैसे और ग्रो होता जाएगा, जब उसके लेग्स वगैरह या बॉडी पार्ट्स बनने लग जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, फीटस। अब हम सबको पता है कि जो एम्ब्रियो है वो मदर के वूम के साथ या यूट्रस के साथ कैसे कनेक्टेड होता है, प्लासेंटा की वजह से। इसी प्लासेंटा की वजह से क्या होता है कि मदर के अंदर जो भी न्यूट्रिशन होगा वो ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा, बेबी के पास। किसके थ्रू, प्लासेंटा। जो मदर के ब्लड में जो न्यूट्रिशन है वो प्लासेंटा के अंदर जाएगा और प्लासेंटा के अंदर से कहाँ जाएगा, बेबी के अंदर। अब ये जो प्लासेंटा है, एक हिस्सा प्लासेंटा का बेबी के साथ कनेक्टेड है, एक हिस्सा मदर के साथ कनेक्टेड है। जो बेबी के साथ हिस्सा कनेक्टेड है वहां पर क्या होंगे, विलाई। विलाई मींस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे। जो मदर के साथ प्लासेंटा का पार्ट कनेक्टेड है वहां पर क्या होंगे, बहुत सारी ब्लड की स्पेसिस होंगी जो उन्हीं विलाइज के साथ क्या होंगी, सराउंड। ठीक है, अब ये विलाइज करती क्या है, अगर आपको याद होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने किया था, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाइज होती थी, वो क्या करती थी, सरफेस एरिया इंक्रीज। यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा इनसे विलाइज और ब्लड स्पेसिस की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन और ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन मदर से बच्चे की तरफ अच्छे से हो पाएगी और उसी तरह बेबी जो भी वेस्ट चीजें प्रोवाइड करेगा वो सब मदर की तरफ जाएंगी। ठीक है, और वो ब्लड और आगे वेस्टेज के थ्रू बाहर आ जाएंगे। उसके अलावा हमें पता है कि एक बच्चे को 9 मंथ्स चाहिए वूम में प्रॉपर डेवलप होने के लिए, और जब डिलीवरी होती है तो कैसे होती है, जब यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन हो। कॉन्ट्रैक्शन मतलब इस तरह से सिकुड़ना या बंद होना, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। अब नेक्स्ट है, जैसे हमने ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एग्स फर्टिलाइज होंगे तो वो क्या बनाएगा, जाइगोट या एम्ब्रियो या आगे फीटस। लेकिन अगर ये फर्टिलाइजेशन ना हुई तो क्या हो जाएगा, बेसिकली जो फर्टिलाइजेशन होने वाली होती है ना, तो यूट्रस की जो वॉल है, वॉल अपने अराउंड बहुत ही थिक सी लेयर बना लेगी जो उस बेबी के लिए कुशन का काम करेगी, एक प्रोटेक्शन का काम करेगी। लेकिन अगर ये फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, वहां बेबी बना ही नहीं, तो वही जो वॉल होगी वो क्या हो जाएगी, टूटने लग जाएगी। वो ब्लड या म्यूकस के थ्रू बॉडी से बाहर आने लग जाएगी, दैट इज मेंस्ट्रुएशन। ये रहा, इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इट विल लिव फॉर, एक दिन के लिए रहेगा। उसके बाद हमें पता है कि हर महीने एक ओवरी एक एग आएगा, तो हर महीने एक एग जब आने वाला होता है तो यूट्रस खुद को प्रिपेयर कर लेता है उस एग को फर्टिलाइज होने के लिए। तो वो क्या करेगा, थिक और स्पॉन्जी लेयर बनाएगा जो क्वेश्चन का काम करेगा। अगर वहां एम्ब्रियो नहीं बना तो क्या आएगा, लाइनिंग की, वहां वो जो क्वेश्चन या जो वो लाइनिंग जो बनी उसकी जरूरत ही नहीं होगी, तो वो क्या करेगी, शेड होने लग जाएगी, ब्रेक होने लग जाएगी, टूटने लग जाएगी और वो वेजाइना के थ्रू एज ए ब्लड या फिर म्यूकस बाहर आने लग जाएगी। अब ये जो प्रोसेस है हर फीमेल के अंदर 28 दिनों के अराउंड होने लग जाता है। ठीक है, और ये कितने दिनों तक रहता है, यूजुअली 2 to 8 डेज। अब लास्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मतलब अब हमें ये तो पता चल गया रिप्रोडक्शन होती कैसे है, क्यों होती है, कैसे क्या प्रोसेस है, बट अब
ये रिप्रोडक्शन एक सही तरीके से हो, उसके क्या क्या कारण है, सही तरीके से, अगर वो गलत सही नहीं भी हो रहे हैं तो उसके क्या रीजन है, सही हो रहे हैं होने चाहिए तो उसके क्या रीजन है। तो सबसे पहले सेक्सुअल मेच्योरिटी, सबसे पहले तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आएगा सेक्सुअल मेच्योरिटी की हर एक टीनेज को या अडोलेसेंट या अडल्ट को भी एक प्रॉपर सेक्सुअल नॉलेज होनी जरूरी है। उसके बाद कुछ तो हमें चलो नेचुरली भी हमें नॉलेज आ जाती है, कुछ हमें स्कूल से जैसे हमारी बुक्स में से हमें क्या नॉलेज मिलेगी। उसके अलावा सिर्फ फिजिकल मेच्योरिटी का मतलब नहीं है कि हमारी मेंटली भी हम लोग रेडी हैं फॉर द रिप्रोडक्शन। सो बॉडी एंड माइंड बोथ शुड बी रेडी फॉर द रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है सोशल प्रेशर। उसके बाद फ्रेंड्स या फैमिली से सोशली लोग जो है वो भी बहुत ज्यादा जो है एक कपल की जो रिप्रोडक्टिव या इंटीमेट लाइफ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जो कि वो भी गलत है। उसमें क्या है तो बहुत ज्यादा माइंड में स्ट्रेस आएगा, तो उससे भी प्रॉब्लम आ सकती है, कंसीविंग में प्रॉब्लम हो सकती है और वेरियस चीजें। सो अगर जब तक कोई खुद रेडी नहीं है तब तक रिप्रोडक्टिव या इंटीमेट लाइफ को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस। ये कुछ डिसीजेज है जब जब जो कि कब होती हैं, इंटरकोर्स के टाइम में। फॉर एग्जांपल गोनोरिया, सिफिलिस या HIV एड्स तो हमने सुने हैं, तो ये सब भी कब होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस है बेसिकली, जो कि इंटरकोर्स के टाइम पे होती हैं। सो इन सब से बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमें एक सेफ्टी मेजर यूज करने चाहिए, दैट इज कॉन्डम्स। ओके, नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी यही होते हैं बेसिकली प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। तो इसके 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड इज बेसिकली द कॉन्डम्स, ये क्या करते हैं, स्पर्म को एग्स के पास आने के लिए रोकेंगे। उसके अलावा ये क्या करेंगे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज STDs को भी रोकते हैं। नेक्स्ट है हार्मोनल मेथड, कि इंटरकोर्स तो हो गया विदाउट एनी सेफ्टी मेजर, बट उसके बाद क्या किया जा सकता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी ली जा सकती हैं। इससे भी क्या होगी, प्रेगनेंसी जो है या ओव्यूलेशन जो है वो रोकी जा सकती है। लेकिन इसके क्या होते हैं, कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है IUCD। अब IUCD क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ये क्या है, जो यूट्रस के अंदर जाते हैं, कुछ ऐसी डिवाइस है जो यूट्रस के अंदर जाते हैं ताकि वो स्पर्म का रास्ता जो है ब्लॉक कर दे। उसका मेन एग्जांपल क्या है, कॉपर टी। ठीक है, लेकिन ये जो कॉपर टी है कभी कभी यूट्रस में यूट्राइन इन्फेक्शन भी कर देंगे। लास्ट है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड जो है एक परमानेंट मेथड है। ये सब मेथड थे जो टेम्परेरी मेथड है, जो मौके पे ही जो यूज किए जाते हैं। सर्जिकल जो है परमानेंट मेथड है, ये एक बार ही हो गया तो दोबारा पॉसिबल नहीं है। तो परमानेंट मेथड में क्या आएगा, वेस्कोटॉमी एंड ट्यूबोक्टॉमी। वेस्केटॉमी, वास्ट डिफरेंस याद है आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, तो वास्ट डिफरेंस से याद रखना है वेसेक्टॉमी कि जो वास्ट डिफरेंशिया है उसकी ट्यूब्स को क्या करते हैं, ब्लॉक कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड वेसेक्टॉमी। ट्यूब से आप याद रखना फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट तो चलो है ही, बट ट्यूब से फेलोपियन ट्यूब आप याद रख सकते हो कि फेलोपियन ट्यूब की जो ट्यूब है बेसिकली उनको भी क्या कर देते हैं, ब्लॉक। तो उससे भी क्या होगा, एग्स रिलीज ही नहीं होंगे, तो आगे चांस ही नहीं है कंसीविंग के। लास्ट है अबॉर्शन। अगर कई बार अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके लिए क्या किया जाता है, अबॉर्शन। लास्ट है फीमेल फिटोसाइड्स। हमें पता है कि जब अभी भी होता है बट पुराने टाइम पे भी जब क्या है, जब बेबी का जेंडर पता किया जाता था और जब पता चलता था कि वो फीमेल है तो उसको क्या करते थे, वहीं पे खत्म। तो जब यूट्रस के अंदर ही खत्म कर दिया जाए फीटस को, फीमेल फीटस को, दैट इज फीमेल फीटोसाइड, जो कि इलीगल होता है। उसके अलावा ये जो सर्जिकल रिमूवर जो थे, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी थे, वो सब भी क्या होते हैं, एक तरह के इंपॉर्टेंट भी है ताकि एक प्रॉपर जो है फीमेल की हेल्थ भी जो है मेंटेन रहे। और उसके अलावा जो हमारी पॉपुलेशन वगैरह वो सब तो आपको पता ही है। सो आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू चैप्टर। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।